हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के संबंध में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये दोनों कंसेप्ट क्या होते हैं। बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट हैं और ये ग्रेजुएशन स्तर में पढ़ाए जाते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, जिसे इंग्लिश में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या सब टॉपिक होगा, ये व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन का अर्थ, मीनिंग दोनों का देखेंगे। फिर भुगतान संतुलन की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जो हर बार एग्जाम में पूछता है और इसकी जानकारी होना जरूरी है यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो। उसके बाद व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बीच अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, और प्रतिकूल भुगतान संतुलन के प्रभाव क्या होते हैं, भुगतान संतुलन में असमानता के कारण कौन कौन से हैं, और भुगतान संतुलन को समानता में लाने के या सुधारने के क्या-क्या उपाय हैं। बहुत सारे देश भुगतान संतुलन में घाटे में रहते हैं या असंतुलित रहते हैं, तो उसमें सुधार करने के लिए हम क्या-क्या मेजर्स अपना सकते हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। तो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, इसे इंग्लिश में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यह किसी भी देश के वैश्विक आर्थिक स्थिति को दिखाता है, क्योंकि हर देश दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है और लेन-देन करता है। जैसे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है कि हर व्यक्ति हर सामान का उत्पादन नहीं कर सकता है और उपभोग नहीं कर सकता है। इसलिए वो जो भी उत्पादन करता है फिर दूसरों को बेचता है और दूसरों के किए गए उत्पादन को खरीदता है, तो लेन-देन करता है। ठीक इसी प्रकार देश भी विदेशों से जुड़े होते हैं और उनसे लेन-देन करते हैं सामानों का। जो कमी जिस देश में रहती है वो दूसरे देश से पूरा करते हैं। तो इसको रिकॉर्ड रखने के लिए इसका वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है कि कैसे हम किसी, जैसे हम चाइना से व्यापार कर रहे हैं, लेन-देन कर रहे हैं, कुछ वस्तुएँ वहाँ की हम मँगा रहे हैं, वहाँ से यूरेनियम मँगा रहे हैं या हम वहाँ से स्टील मँगा रहे हैं, तो या प्लास्टिक के सामान मँगा रहे हैं, मोबाइल मँगा रहे हैं, तो फिर हम उसको कुछ सामान भेजेंगे भी क्योंकि उसकी भी आवश्यकता होगी। तो ये रिकॉर्ड रखा जाता है। इस रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए 2 तरह के मुख्य रूप से वित्तीय डिटेल तैयार किए जाते हैं। एक तो व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट में बीओटी लिखें, और एक भुगतान संतुलन, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इन चीज़ों इनका हर देश रिकॉर्ड रखता है और विवरण तैयार करता है। इसी को हम वन बाय वन थोड़ा समझ लेते हैं। व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड का अर्थ क्या है? व्यापार संतुलन, चूंकि व्यापार से समझ में आ रहा होगा, व्यापार में दो चीजें होती हैं, आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और जब यह एक समय में, एक निश्चित समय में दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात होता है, तो उसे हम व्यापार कहते हैं। और इस व्यापार में केवल दृश्य, विजिबल गुड्स को हम शामिल करते हैं। दृश्य मतलब भौतिक रूप से जो दिखाई दे रहा हो, जैसे चाय पत्ती है, कपास है, गेहूं है, चावल है, या हम कच्चा तेल मंगा रहे हैं, स्टील मंगा रहे हैं, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और जिसकी गिनती की जा सकती है, तो इसको हम ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो व्यापार केवल विजिबल, ये ध्यान रखना है, व्यापार केवल विजिबल गुड्स का। ट्रेड में क्या क्या शामिल है? ट्रेड में क्या क्या शामिल है? एक तो एक्सपोर्ट और एक इम्पोर्ट। नेक्स्ट है दृश्य वस्तुओं का, विजिबल गुड्स का आयात निर्यात होता है, और ये दो देशों के बीच होता है, टू कंट्रीज। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार में होता है, विजिबल गुड्स का होता है, टू कंट्रीज के बीच होता है। और इन वस्तुओं का बंदरगाहों पर लेखा जोखा रहता है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे वस्तुएं रखी रहती हैं दूसरे देश को भेजने के लिए, या जहाँ दूसरे देश से वस्तुएं आती हैं और अपने देश के लिए अ, उपलब्ध होती हैं, तो उसको हम वो बंदरगाहों से होते हुए आती हैं। बंदरगाह जो समुद्र के किनारे बड़े बड़े पोर्ट बनाए जाते हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो वहाँ पे उसका एंट्री होता है, उसका डिटेल लिखा जाता है, उसका काउंटिंग होता है, तो वो सब, तो जिसका बंदरगाहों पे लेखा जोखा होता हो, तो वे वस्तुएं व्यापार में शामिल की जाती हैं। और व्यापार संतुलन क्या होता है? तो व्यापार संतुलन में चूंकि हम देख लिए कि दो चीजें होती हैं, एक तो एक्सपोर्ट होता है और दूसरा इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो इंपोर्ट, यदि एक्सपोर्ट हमने माना कि एक्सपोर्ट हमने 40 बिलियन डॉलर का किया, 40 बिलियन डॉलर का किया, और इंपोर्ट हमने 30 बिलियन डॉलर का किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ इंपोर्ट से। और इसका अर्थ ये हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है, या क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है, अर्थात बचत में है, देश को फायदा हो रहा है। इसके उल्टा यदि यही उल्टा कर दिया जाए, एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर का हो और इंपोर्ट 40 बिलियन डॉलर का हो, तो यानी कि 10 बिलियन डॉलर का घाटा लग रहा है। इसको कहते हैं असंतुलन या डेफिसिट। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? ये निगेटिव होगा।
तो इसको हम कहेंगे व्यापार संतुलन में घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यापार संतुलन घाटे में है। और यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है, इंपोर्ट के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस है। तो ये दो चीजें हैं, इसको हम इस तरह से इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये ई एक्स मतलब एक्सपोर्ट वैल्यू, कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट किया, जैसे हमने $40 बिलियन का एग्जाम्पल लिया। ये मतलब इंपोर्ट वैल्यू, कितने का हमने आयात किया, तो ये $30 बिलियन का। तो इस तरह से हम विभिन्न स्थितियों में निकाल सकते हैं। इसका उदाहरण हमने अभी समझ लिया, देख लिया। नेक्स्ट में भुगतान संतुलन क्या होता है। अभी हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर होता है। भुगतान संतुलन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और भुगतान संतुलन में हम दृश्य मदों के साथ साथ, एक तो आयात निर्यात के मूल्यों के साथ साथ अन्य लेन देनों का विवरण भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसमें बाईं ओर निर्यात मूल्यों का विवरण शामिल होता है, दाएं ओर तथा उसके मूल्य का संपूर्ण विवरण शामिल होता है। अर्थात बाएं ओर विदेशों से भुगतान प्राप्तियों को दिखाते हैं, और दाएं ओर विदेशों को किए गए भुगतान को दिखाते हैं। दोनों भागों के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है। तो भुगतान संतुलन में व्यापार संतुलन का पूरा हिस्सा शामिल ही होता है। बाकी अन्य मदों को भी, समस्त लेन देन को, जैसे एक देश दूसरे देश को सहायता देता है, एक देश दूसरे देश को ऋण देता है, कर्ज देता है, एक देश दूसरे देशों में निवेश करते हैं, एक देश दूसरे देशों में विशेषज्ञ भेजते हैं, एक देश दूसरे देश को कुछ सेवाएं देते हैं। तो भुगतान संतुलन में एक तो पूरा बैलेंस ऑफ ट्रेड आ ही जाता है, वो तो आ ही जाता है, जिसमें हम विजिबल गुड्स, अभी हमने देखा विजिबल गुड्स को दिखाते हैं। लेकिन अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आता ही है, अब इसमें इनविजिबल गुड्स भी आते हैं। इनविजिबल गुड्स मतलब सर्विसेज, सर्विसेज कोई हम विशेषज्ञ मंगाते हैं, दूसरे देशों से विशेषज्ञ की सेवाएं लेते हैं, किसी डॉक्टर इंजीनियर की सेवाएं लेते हैं, या जहाज रानी की सेवाएं लेते हैं। जहाज रानी मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान समुद्र के रास्ते, हम किसी देश के जहाज़ों में, हमारे पास जहाज की कमी है, तो हम दूसरे देश के जहाज़ों का इस्तेमाल करके उनके जहाज़ों में सामान रख के दूसरे देशों को पहुंचाते हैं। तो वो सेवाएं लेते हैं, हमें उसके लिए पेमेंट करना होता है। वो सब चीज़ें होती हैं। दूसरे दूसरे देशों को हम ऋण देते हैं, वो हम दिखाते हैं। दूसरे देशों से ऋण लेते हैं, उसे हम दिखाते हैं। तो तमाम जो भी चीज़ होते हैं, है ना, लोन, है ना, सहायता लेते हैं, फॉरेन एड लेते हैं। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल भेजते हैं दूसरे देशों को, पूंजी भेजते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मशीनें हो, चाहे कुछ फाइनेंस हो। तो ये सारी चीजों को, जितना भी ए टू जेड, जितना भी लेन देन होगा दूसरे देशों से, वो सारी चीजें हम किस में दिखाते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सीट है, वो कैसे बनाते हैं? तो वो इस प्रकार से बनाते हैं कि इसमें बाईं ओर हम प्राप्तियों को दिखाते हैं। ठीक है। रिसिप्ट, रिसिप्ट्स, प्राप्तियां। ठीक। और एक दाहिने तरफ दिखाते हैं पेमेंट, भुगतान। ये दिखाता है, पेमेंट दिखाता है हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटीज है, हमें हमें हमारे ऊपर कितना दूसरों का को देनदारियां हैं, कितना हमें देना है हमें। रिसिप्ट दिखाता है कितना हमें दूसरे दूसरे देशों से हमने कमाया है, प्राप्त किया है। ठीक है। तो रिसिप्ट्स में हम जैसे दिखा देंगे कि हम कितना एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट किए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट किए हैं तो हमें उसका डॉलर में पैसा मिलेगा। नेक्स्ट दिखाते हैं हम कि हमने कितना लोन लिया है। ठीक है। हमने कितना IMF से कितना लोन लिया है, कितना हमने विदेशी सहायता लिया, कितना हमने कैपिटल प्राप्त किया है। ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों से प्राप्त किया, ये सब इसमें होता है। पेमेंट में दिखा देते हैं क्या, कि इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट हमने किया, जो दूसरे देशों से हमने मंगाए हैं, वो हम उसके लिए हमें भुगतान करना होगा। इंपोर्ट कितना किया है। फिर हम ये दिखाते हैं कि भुगतान, हमने दूसरे देशों को कैपिटल कितना दिया है। ठीक है। कितना हमने दूसरे देशों को ऐड दिया, या कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया। ये सब हम पेमेंट में दिखाते हैं, और फिर नीचे यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या स्थिति है। यदि इसको हम एक और भाषा में कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है। क्रेडिट। और इसको कहते हैं डेबिट, क्योंकि ये खाते में पैसा, ये जैसे आपके बैंक में आपने पैसा जमा किया, वो इसको दिखाएगा, तो ये अच्छा लगेगा कि बैंक में पैसा पड़ रहा है। इसी को हम इसलिए, बैंक आपके पासबुक में क्या लिखता है? क्रेडिट, कितना पैसा क्रेडिट हुआ। और ये हम जब पैसा निकालते हैं बैंक से, ठीक है, तो पैसा घटता है, दुख होता है, यानी कि हमारा पैसा कम हो रहा है, घट रहा है, हम दूसरे को दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो ये होता है डेबिट। ठीक है। इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। बहरहाल यहाँ थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि यदि क्रेडिट, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से, तो ये क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा, यानी कि पक्ष में होगा, यानी कि बचत में होगा, अधिक में होगा। यदि क्रेडिट कम है डेबिट से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव होगा, यानी कि हम घाटे में होंगे, हमें हमारे ऊपर ज़्यादा देनदारी होगी, हमारे ऊपर लाइबिलिटी ज़्यादा, जितना हमारी इनकम है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा है, ये होगा। और यदि दोनों
क्रेडिट बराबर है डेबिट के, तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में है। हालांकि हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में होता है, लेकिन वो वास्तविक संतुलन नहीं होता है। इसको हम थोड़ा और डीप में आगे समझ लेंगे। अब इसकी कुछ परिभाषा कुछ अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए हैं, ये हम देख लेते हैं। वेनहम ने कहा कि एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि का मतलब एक वर्ष में साधारणतः बाकी विश्व के साथ मौद्रिक लेन देन का लेखा जोखा होता है। पीटी एल्सवर्थ ने कहा कि भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और बाकी विश्व के बीच समस्त लेन देन का एक सारांश विवरण है। ठीक है, समस्त लेन देन का, अभी हमने समझा ना, सभी ए टू जेड लेन देन का एक विवरण होता है। इसमें दृश्य और दृश्य दोनों मदों को दिखाया गया है। अभी हमने देखा विजिबल, ठीक है, एंड इनविजिबल, दृश्य एवं अदृश्य। इसको एक और भाषा में कहते हैं मूर्त या अमूर्त। ठीक है, जो दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे, जैसे हम किसी का सेवा लेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। होटल में गए और वेटर ने बहुत अच्छे से हमारा सेवा किया, बिस्तर उस्तर लगाया या खाना सर्व किया या बहुत सारी चीजें, तो वो इनविजिबल है, सर्विस दे रहा है, उसके चार्जेस भी लेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, उस सेवा को हम टच नहीं कर सकते। अदृश्य मदों सेवाओं के लेन देन। अदृश्य मदों, एक तो ये है कि दृश्य मद वस्तुओं का लेखा जोखा होता है। इसमें वस्तुओं का, जैसे हम सामानों का, कपास हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, तेल हो गया, ये सब अदृश्य मदों में सेवाओं में ब्याज का भुगतान हो गया, पूंजी का आदान प्रदान हो गया, बीमा हो गया, जहाजरानी सेवाएं हो गई, विशेषज्ञों का आवागमन हो गया, जिसकी चर्चा हमने अभी किया। तो ये सारी चीजें भुगतान संतुलन में, ये मोटी मोटाई इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि याद रहे कि भुगतान संतुलन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो दृश्य अदृश्य मदें, दृश्य मदों में वस्तुओं का लेखा जोखा केवल होता है, अदृश्य मदों में सेवाओं का लेन देन। सेवाओं में क्या क्या आते हैं, तो ब्याज का भुगतान, पूंजी का आदान प्रदान, बीमा, इंश्योरेंस, जहाजरानी की सेवाएं, विशेषज्ञों का आवागमन, ये सब अदृश्य मदों में आता है। अब भुगतान संतुलन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको यहाँ पे वन बाय वन। एक तो पहला है क्रमबद्ध रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें सभी लेन देनों का विश्व के साथ अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ क्या होता है, केवल वस्तुओं के लेन देन का बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में, यानी कि व्यापार संतुलन में क्या होता है, व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा होता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में, भुगतान संतुलन में क्या होता है, समस्त लेन देन का क्रमबद्ध सिस्टमेटिक लेन देन होता है, लेखा जोखा किया जाता है। निश्चित समय अवधि सामान्यतः एक साल के लिए, पीरियड के लिए होता है, फिर अगले साल अलग से लिखा जाता है, साल बदल जाते हैं। व्यापकता, ये ज्यादा व्यापक है। व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड की तुलना में बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा व्यापक है, ज्यादा इसका दायरा ज्यादा बड़ा है। ये सारे क्षेत्र को सभी लेन देन को समाहित करता है। स्वतः संतुलित होता है व्यापार संतुलन, स्वतः संतुलन में होता है, सेल्फ बैलेंस होता है, जैसा कि अभी हमने बताया पीछे। इसको थोड़ा सा अभी आगे और अधिक समझ लेंगे। दोहरी अंकन प्रणाली के हिसाब से इसको बैलेंस किया जाता है। अंतर समायोजन, एडजस्टमेंट डिफरेंसेस होते हैं। अंतर समायोजन का मतलब कि यदि एक चीज दूसरे से ज्यादा हो रहा है तो उसको कैसे समायोजित करना है और कहाँ से उसको बैलेंस करना है, इसका इसमें समायोजन किया जाता है। ये कुछ विशेषताएं थी 6। और इसमें अब हम देखेंगे कि भुगतान संतुलन को 3 भागों में बांटा गया है। भुगतान संतुलन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। एक तो चालू खाता होता है, पूंजी खाता होता है, और इरर होते हैं, त्रुटियां या चूक होता है। तो चालू खाता और पूंजी खाता, मुख्य कहीं कहीं लिखा मिलेगा चालू खाता और पूंजी खाता, ये तो इन्हीं दोनों को मुझे हमें आपको इसको समझना है। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को समझना है। चालू खाता क्या है, करंट अकाउंट क्या है। तो चालू खाता यह व्यापार को समाहित करता है, ट्रेड को। चालू खाता किसे समाहित करता है, ट्रेड को। अब कहेंगे ट्रेड तो उसमें भी था, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी था, लेकिन उस ट्रेड में केवल विजिबल था, दृश्य, जिसको हम मूर्त कहते हैं, विजिबल। लेकिन इसमें दोनों को शामिल कर ले, अमूर्त को भी, इनविजिबल। ये आई है इनविजिबल, मूर्त अमूर्त दोनों, दृश्य अदृश्य दोनों खातों को हम इसमें, दोनों प्रकार के लेनदेन को शामिल करते हैं। यानी कि अदृश्य में क्या है, सेवाएं, जहाजरानी सेवाएं, सर्विसेज, ब्याज भुगतान, बीमा किसी का करा रखे हैं, कोई विदेश की कंपनी आपका बीमा कर रखी है, तो वो आपके घर का बीमा किए तो आपके घर का पैसा देगी, यदि कुछ होता है तो वो हम इसमें दिखाएंगे। किसी जहाज की, दूसरे देश के जहाज की सेवाएं लिए तो हमने उसको कुछ भुगतान किया, वो इसमें हम दिखाएंगे। विशेषज्ञ आते जाते हैं तो उनको हम इसमें दिखाएंगे। तो ये इसमें ट्रेड में विजिबल इनविजिबल दोनों को शामिल किया जाता है। और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, तो चालू खाता में, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट के मुख्य रूप से इस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये जो मद है, इनमें सारी चीजें आ जाती हैं चालू खाता में। व्यापार माल खाता, व्यापार माल खाता किससे संबंधित है, विजिबल, वस्तुओं का आयात निर्यात, जैसे चाय पत्ती, कपास भेजा जाता है, तेल मंगाया जा रहा है, मोबाइल मंगाया जा रहा है दूसरे देशों से, मशीनें मंगाई जा रही हैं, तो ये जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सब किसमें, व्यापार माल खाता में। मर्चेंडीज अकाउंट कहते हैं इसको, मर्चेंडीज अकाउंट, व्यापार माल खाता। और अदृश्य खाता में इनविजिबल गुड्स, जैसे जहाजरानी सेवाएं, विशेषज्ञों को हमने बुलाया, अपने देश में वैज्ञानिक बुलाए दूसरे देशों से, और उनसे कुछ रिसर्च करवाया, उनको कुछ पैसे भुगतान किए, तो वो इसमें आता है। एक पक्षीय अंतरण इसमें शामिल होता है। एक पक्षीय अंतरण का मतलब होता है हमने किसी देश को गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया, उपहार दिया, या ऐड दिया, सहायता दिया। जैसे हम बहुत सारा सहायता देते हैं, फिलिस्तीन को देते हैं, या भूटान को देते हैं, या श्रीलंका को देते हैं, तो ये सब चीजें हम इसमें
दिखाते हैं, क्योंकि ये एक पक्षीय यूनिलेटरल यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, एक पक्षीय अंतरण होता है। और इसमें हम ये है कि इसको हम वापस नहीं लेते हैं, इसलिए जब या कहीं कहीं से प्राप्त करते हैं वो भी इसमें दिखाएंगे, कहीं किसी को देते हैं वो भी दिखाएंगे। तो ये एक पक्षीय यूनिलेटरल ट्रांसफर को चालू खाते में हम शामिल करते हैं। तो ये चालू खाता के आगे इसकी विशेषताएं हैं। चालू खाता में यदि निर्यात होता है तो उसको हम धनात्मक मदों में, है ना, यानी कि क्रेडिट, धनात्मक मतलब क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में दिखाएंगे। आयात हुआ तो हमको निगेटिव मदों में, इसका मतलब डेबिट, डेबिट में जाएगा। निर्यात और आयात के शेष को व्यापारगत शेष कहते हैं, दृश्यगत व्यापार का शेष कहते हैं, इसको दृश्यगत, विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, दृश्यगत, विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे इसके शेष को। ठीक है, अब शेष को अभी हमने पीछे देखा कि यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो क्या होगा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि बचत में होगा, अधिशेष में होगा, सरप्लस होगा। यदि एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, यानी कि ये निगेटिव, यानी कि डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट कम हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट कम हो गया, तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि घाटे में है। ठीक है, ये घाटे में है यानी कि डेबिट में है। और यदि दोनों बराबर हो गए, एक्सपोर्ट बराबर है इंपोर्ट का, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस में हो गया। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस हो गया, ना तो हमको किसी को कुछ देना है ना तो हमसे किसी को प्राप्त हो गया, लेन देन दोनों बराबर हो गया। हमने जितने का निर्यात किया था उतने का हमने आयात किया, लेन देन बराबर हो गया। जैसे हम चाइना से 50 अरब डॉलर का निर्यात एक्सपोर्ट करें और 50 अरब डॉलर का इंपोर्ट करें, तो यानी कि हमको ना तो चाइना को कुछ देना पड़ेगा अधिक और ना एक्स्ट्रा, ना तो कुछ वहां से लेना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस में हो गया। ठीक है, तो इसी के चालू यही चीज इसमें लिखा हुआ है। चालू खाते के शेष के आधार पर ही भुगतान संतुलन में असंतुलन होता है। जमा पक्ष नाम पक्ष से अधिक हो तो शेष में अनुकूल, या नाम पक्ष जमा पक्ष से अधिक हो तो शेष विपक्ष में प्रतिकूल रूप में भुगतान करेगा। क्रेडिट और डेबिट, ये टोटल जब हम तीनों मदों का व्यापार, माल खाता, अदृश्य माल खाता और एक पक्षी माल, यानी कि दृश्य अदृश्य खाता और एक पक्षी अंतरण का जब हम टोटल निकालते हैं तो इसको दो भागों में रख देते हैं, इधर क्रेडिट, जैसा अभी हमने शुरू में भी बताया, यहाँ डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट डेबिट, यानी कि क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट से तो ये पक्ष में है, और यदि क्रेडिट कम है डेबिट से तो ये प्रतिकूल में है, विपक्ष में है। और क्रेडिट बराबर डेबिट के तो ये संतुलन में है। अभी हम वही चीज़ों को देख रहे थे, इसको ऐसे समझिए। पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट क्या है, यह खाता सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित कुल आय के साथ साथ पूंजीगत व्यय का रिकॉर्ड रखता है। ये पूंजीगत व्यय का रिकॉर्ड जो रखता है उसे पूंजी खाता कहते हैं। इसमें बाहरी वाणिज्यिक उधार, अन्य सरकारों को दिए गए ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका सबसे उदाहरण, अच्छा उदाहरण यह है कि फॉरेन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल करते हैं। इसको पूंजीगत खाते में रखते हैं। पूंजीगत खाते में चूंकि यह पूंजी नाम से ही है, कैपिटल नाम से ही है, ये सारी चीजों को हम कैपिटल मानते हैं। यदि हम दूसरे देशों की सरकार दूसरे देशों से सौदा करती है और कुछ पूंजी लेती है वहां से, तो वो पूंजी खाते में आएगा, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा क्योंकि हमने वहां से प्राप्त किया। यदि हम कुछ पूंजी उनको भेजते हैं तो वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, सॉरी डेबिट में आएगा, हम क्योंकि हमने उनको वापस किया। और अन्य तरीके से दूसरे देशों से लिए गए ऋणों को हम इसमें रखते हैं, शामिल करते हैं। तो ये इसके मदे हैं, अलग अलग मदे हैं, इन सभी चीजों को हम पूंजीगत खाते में एंट्री करते हैं और उसमें भी क्रेडिट डेबिट होता है, क्रेडिट डेबिट इसमें भी होता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। नेक्स्ट, तो इसमें सरकारी सौदे होते हैं, निजी सौदे। मान लीजिए कि निजी सौदे में कुछ रिलायंस कंपनी ने, अंबानी ने कुछ दूसरे देशों में पूंजी लगाया, अपना कंपनी खोला, तो वो हम डेबिट में दिखाएंगे। और वहाँ का कोई कंपनी आकर के, एचपी कंपनी ने यहाँ कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर कंपनी को खरीदा या इन्वेस्टमेंट किया, कुछ अपना फैक्ट्री लगाया, तो उसको हम इसमें क्रेडिट में दिखाएंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कोई कंपनी दूसरे देशों में निवेश करती है। पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो निवेश में जब, जैसे कि कोई भारत का व्यक्ति कहीं अमेरिका के किसी कंपनी में, शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर में उसने कुछ शेयर खरीदे तो उसको हम डेबिट में दिखाएंगे, यहाँ एंट्री करेंगे, तो वो पोर्टफोलियो निवेश कहलाएगा। तो इस तरह से ये मद होते हैं पूंजी खाता के, जिसको हमें पूंजी खाता में दिखाना होता है, डेबिट और क्रेडिट में। इसके बाद त्रुटियां या चूक को भी हमें दिखाना होता है। ये हालांकि कई जगह आपको नहीं मिलेगा, बट एक, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने दिखाया, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ बैलेंस मिल नहीं रहा, हिसाब किताब नहीं मिल रहा है,
तो उसको त्रुटियाँ या चूक में दिखा देंगे कि कहीं चूक हो गया, कहीं लिखने में या कहीं जोड़ घटाने में चूक हो गया, तो उसको हम एक अलग से भी एक भाग रखते हैं और उसको उसमें ये हम दिखाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, मुख्य रूप से ये भुगतान संतुलन के मुख्य पार्ट है, और उसमें जो जो मदें आती हैं उसको हम इन इन मदों में क्रेडिट और डेबिट में दिखाते जाते हैं। तो जो पूरा सीन बनता है भुगतान संतुलन का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो पूरा दिखाएगा कि कितना टोटल क्रेडिट हुआ, ठीक है, कितना टोटल क्रेडिट हुआ और कितना टोटल डेबिट हुआ, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब इसके बाद व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बीच अंतर, क्या क्या अंतर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और इसमें अक्सर पूछता है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बीच अंतर क्या है। तो इसके कुछ मेन मेन हेडिंग याद रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है, याद रखने में आसानी होगी, इसलिए हमने कुछ पॉइंट बना दिए हैं। जैसे मीनिंग में ही अंतर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक देश का दूसरे देशों के साथ केवल मदों का, दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात को ही रिकॉर्ड करता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, सभी आर्थिक लेन देन को, सभी तरह के लेन देन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसके मीनिंग में ही अंतर है। मद हेड हेड अलग अलग होते हैं। व्यापार संतुलन में केवल भौतिक दृश्य मदों को रिकॉर्ड करता है, जबकि जो व्यापार जो भुगतान संतुलन है वो अदृश्य मदों को भी रिकॉर्ड करता है। पूंजी का हस्तांतरण केवल भुगतान संतुलन में ही होता है, क्योंकि इसलिए उसमें कैपिटल अकाउंट व्यापार संतुलन नहीं पाया जाता है। कैपिटल अकाउंट केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही पाया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूंजी प्राप्तियों भुगतानों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में पूंजी हस्तांतरण का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। पूंजी हस्तांतरण का कोई लेना देना ही नहीं होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड सकारात्मक नकारात्मक, अभी हमने देखा पॉजिटिव निगेटिव या संतुलन बैलेंस हो सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा संतुलन होना चाहिए, हमेशा संतुलन होता है। हालांकि वो वास्तविक संतुलन नहीं होता है, ये अभी हम टेक्निकली इसको आगे समझ लेंगे। घटक कंपोनेंट, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है, जबकि भुगतान संतुलन के पूंजी खाता अनुभाग का एक घटक है। भुगतान संतुलन के पूंजी खाता अनुभाग का यह एक घटक है, व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है, केवल एक छोटा सा हिस्सा भरा है। भुगतान संतुलन तो समस्त लेन देन को दिखाता है, जबकि व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का ही लेखा जोखा रखता है। तो इसलिए इसमें अंतर है। घटक है कौन, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का घटक है। महत्व, व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन अधिक महत्व रखता है। बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल आंशिक तस्वीर दिखाता है, जबकि बीओपी किसी देश की अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति को प्रकट करता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी देश के केवल एक छोटे हिस्से को व्यक्त करता है, केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को प्रकट करता है। हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी देश का क्या निगेटिव हो, यानी कि घाटे में हो, लेकिन टोटल ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका बहुत अच्छा हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो। जैसा कि अक्सर विकसित देशों के संबंध में पाया जाता है। अमेरिका से हमारे देश के साथ संबंध में अमेरिका का बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव होता है, लेकिन उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो असली जो तस्वीर होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड से हम उस देश की आर्थिक स्थिति को नहीं बता सकते कि आर्थिक स्थिति अच्छी या बुरी है, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट से जरूर हम समझा सकते हैं। अभी भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, इसका क्या मतलब है। हर जगह हम सुनते हैं कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित, अभी हमने पीछे भी देखा कि भुगतान संतुलन तो हमेशा संतुलित रहता है, केवल व्यापार संतुलन ही नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका क्या कारण है। हमने पहले ही देखा कि भुगतान संतुलन में दो हिस्से होते हैं, यहाँ हम थोड़ा बता दें। एक तो होता है रिसिप्ट, या हिंदी में इसको प्राप्तियां कहते हैं। एक होता है पेमेंट, इसको कहते हैं भुगतान। इसको एक और भाषा में हम इसको क्रेडिट भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं डेबिट, क्योंकि हम दूसरों को दे रहे हैं, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। यहाँ एक बुलेट लाइन लिखा हुआ है कि यह केवल हिसाब किताब की बराबरी होती है, यह वास्तविक बराबरी नहीं होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा संतुलन में रहता है। इसका मतलब ये है कि अंत में, जैसे कि रिसिप्ट में हमने दिखाया कि हमने एक्सपोर्ट किया 25 अरब डॉलर का, ठीक है, बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया हमने। विदेशों से हमें लोन प्राप्त हुआ, कितने का, 5 बिलियन डॉलर का, ठीक है। और हमने कैपिटल प्राप्त किया, कितना, 10 बिलियन डॉलर का।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने प्राप्त किया कितना, $5 बिलियन का। ठीक है। अब यही चीज़ इसमें हम दिखाएंगे, इंपोर्ट हमने कितने का किया, तो इंपोर्ट हमने $40 बिलियन का किया। हमने लोन का भुगतान कितना किया, तो लोन का भुगतान हमने $5 बिलियन का किया। हमने कैपिटल कितना भुगतान किया, तो कैपिटल हमने $10 बिलियन का किया। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या था, $5 बिलियन का था। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या होगा कि ये क्रेडिट हिस्सा कम आएगा, कितना आएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। 25, 30, 40, 5, $45 बिलियन का हमारा क्या है, ये है प्राप्तियां हैं, यानी कि क्रेडिट है। और ये हो गया डेबिट, कितने का हो गया, 40, 45, 10, 55, 5, 60, $60 बिलियन का। तो ये तो बैलेंस तो हुआ नहीं, सदैव संतुलित है, सदैव संतुलित तो हुआ नहीं। यहाँ पे $15 बिलियन का हम डेफिसिट में, यानी कि क्रेडिट कम है डेबिट से, और कितने का डेफिसिट है, $15 बिलियन का। अब क्या है, हम सोना बेच दें या कुछ और हम उनको एक्सपोर्ट कर दें, तो जाकि ताकि ये $15 बिलियन हमें हमें क्रेडिट हो जाए, क्रेडिट में आ जाए। और इस प्रकार से ये भी $60 बिलियन हम हिसाब किताब में दिखा देंगे। तो $60 बिलियन ये हो गया, $60 बिलियन ये हो गया। तो ये हमेशा लास्ट में हम इसको संतुलित या संतुलित हो जाता है। लेकिन ये वास्तविक संतुलन नहीं होता है, हमारा जो घाटा था वो घाटा तो हुआ, हम इतना डेफिसिट में हैं, ये वास्तविक है। संतुलित इसलिए किया जाता है कि हम उसकी उतनी भरपाई करते हैं, उतना हम उसको पूरा करते हैं कहीं और मदों से, और अंत में इसको हम बैलेंस दिखा देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमेशा संतुलन में है, संतुलित है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। भुगतान संतुलन में असाम्यता, इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं। जब चालू खाते में भुगतान एवं प्राप्तियां बराबर होते हैं तो भुगतान संतुलन वास्तविक साम्यता मानी जाती है। अभी जब हम दिखा रहे थे कि क्रेडिट यानी कि प्राप्तियां, रिसिप्ट और पेमेंट, क्रेडिट और डेबिट बराबर होता है, तो ये वास्तविक संतुलन है। हो सकता है कि हम निर्यात भी $40 बिलियन का किए होते, तो दोनों तरफ 60 आता, 60 बिलियन, $60 बिलियन, तो ये वास्तविक साम्यता मानी जाती। यदि क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है, और डेबिट कम है, तो यह पॉजिटिव माना जाएगा, पहले हम देखते आ रहे हैं। यदि क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो ये निगेटिव भुगतान संतुलन माना जाएगा। पहले देख, यदि चालू खाते में भुगतान प्राप्तियां अधिक हैं, तो भुगतान संतुलन में ऋणात्मक समानता होगी। यदि चालू खाते में प्राप्तियां भुगतान से अधिक हैं, तो भुगतान संतुलन में अधिक के साम्यता होती है। तो मुख्य रूप से करंट अकाउंट संबंधित है वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान से, आयात निर्यात से। तो चालू खाते में यदि प्राप्तियां, भुगतान अधिक है प्राप्तियों से, ठीक है, तो भुगतान संतुलन में ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और प्राप्तियां यदि अधिक हैं, तो भुगतान संतुलन में सरप्लस होगा, है ना, बचत होगा। तो इस तरह से ये घाटा की स्थिति को दिखाएगा, ये सरप्लस की स्थिति को दिखाएगा। तो असंतुलन की ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक तो अ, मुख्यतः दो स्थितियां होंगी। एक तो प्राप्तियां ज्यादा हो भुगतान से, तो हम बचत में रहेंगे, सरप्लस में रहेंगे। यदि भुगतान ज्यादा हो प्राप्तियों से, तो हम घाटे में रहेंगे, हमें ज्यादा पेमेंट करना होगा। तो ये भुगतान संतुलन संतुलन में इसलिए रहता है। इसके सम्यता में देखिए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। देश की आर्थिक विश्वसनीयता का गिरना, यदि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा प्रतिकूल होता है, यानी कि निगेटिव होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि आपके ऊपर देनदारियां, किसी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर जो हमेशा कर्ज में डूबा रह रहा है, हमेशा लोन ले रहा है, हमेशा उसका खर्चा ज्यादा रह रहा है, तो उसके ऊपर लोग विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे। तो देश की आर्थिक विश्वसनीयता का गिरना, यानी कि देश की आर्थिक विश्वसनीयता गिरता है, देश दूसरे देश फिर हमें लोन देना या हमें वस्तुएं भेजना कम करेंगे, बंद करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि ये तो जैसे 1991 में स्थिति हुई थी हमारी, जो मुद्रा भंडार है वो कम हो गया था, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, हमें निर्यात करने से मना कर रहे थे। विदेशों पर निर्भरता बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि आप विदेशों पे ज़्यादा निर्भर है, ज़्यादा लोन ले रहे हो। जैसे व्यक्ति के संबंध में, वैसे देश के संबंध में। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे देशों से लोन ले रहा है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लोन ले रहा है, हमेशा उधार ले रहा है, ₹100 दे दो, ₹200 दे दो, 2000 दे दो, हमेशा लोन ले रहा है। तो उसकी निर्भरता एक आदत बन जाएगी, उसकी निर्भरता बढ़ती जाएगी, फिर वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएगा। यही लागू होता है देश के ऊपर। और देश भी दूसरे देशों से यदि केवल, जैसे श्रीलंका का क्या हुआ, हमेशा कर्जा लेता गया, चाइना वाले भी कर्जा दिए, आज वो बिकने के कगार पे चला गया। तो ऐसा अन्य देशों का भी हो जाता है। तो हमें ज़रूरत होता है कि हम अपने खर्चे को बहुत ही हिसाब किताब से करें, और फिजूल खर्ची को रोकें। इस देश में अनेक फिजूल खर्चियाँ वोट पाने के लिए राजनीतिक दल करते हैं, उसको रोकना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था का शोषण होने लगता है, फिर विदेशी आपके यहाँ आपके कुछ कुछ पोर्ट को, कुछ कुछ हवाई अड्डों को वो फिर
खरीदने लगेंगे, अपने हित में इस्तेमाल करने लगेंगे और इस तरह से आप धीरे-धीरे आपका शोषण, आपके देश का शोषण होने लगेगा। जैसे श्रीलंका का शोषण चाइना ने किया। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो जाएगा, ये सबसे बड़ी ज़रूरी होता है कि आपके जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा ही ना हो, ज़ीरो हो जाए। तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। आप सारा पैसा खर्च कर दे रहे हो, आप कुछ बचा नहीं पा रहे हो। विदेशी मुद्रा भंडार ये बताता है, जैसे अभी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में, 600 अरब डॉलर, 600 बिलियन डॉलर के बराबर उसकी के आसपास, इससे ऊपर भी हो जा रहा है कभी-कभी इसकी विदेशी मुद्रा भंडार है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। जैसे आपके बैंक में कितना पैसा है, ये दिखाता है और आपके पास संपत्ति कितनी है, कितने बीघा ज़मीन है, कितने मकान है, कितने ज्वेलरी है, कितने सोने हैं, ये सब दिखाता है। इसी चीज़ को विदेशी मुद्रा भंडार, हमारे देश के भंडार में विदेशी मुद्रा का कितना भंडार है, वो दिखाता है। आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है, जब आप हमेशा घाटे में रहेंगे तो सारा पैसा विदेश को देंगे। जैसे आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो सारा पैसा विदेश को पेमेंट करने में ही करेंगे। यानी कि आपको आपके लिए सामान विदेश बना रहा है, आप उनको केवल पैसा पेमेंट कर रहे हो, आपका देश का सारा पैसा वहाँ चला जाएगा। आपका विकास नहीं होगा, आपके देश में उत्पादन नहीं होगा। आर्थिक स्थिरता में वृद्धि, अस्थिरता में वृद्धि, आंतरिक अस्थिरता में, यहाँ लगाना भूल गए, अस्थिरता में वृद्धि होगा, है ना? अस्थिरता बढ़ेगी, देश के लोग जैसे अभी बांग्लादेश में कैसे हल्ला बोल हो गया, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती गई और शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा, नहीं तो लोगों को मार ही दिए होते। और ऐसे में गृह युद्ध की भी संभावना हो जाती है, आपस में ही एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत दिशा में ले जाती हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा पॉजिटिव हो, और निगेटिव है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको धीरे-धीरे हम पॉजिटिव की ओर ले जाएँ, एक्सपोर्ट बढ़ाएँ, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएँ, लोग मेहनत करें, तो इससे हम भुगतान संतुलन को धीरे-धीरे पॉजिटिव में ले जा सकते हैं। अब भुगतान संतुलन में असमानता के कारण क्या-क्या होते हैं? तो कॉजेज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके निम्नलिखित कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, इसको जल्दी-जल्दी हम देखेंगे, बाकी आप खुद समझ सकते हैं पढ़ करके। प्राकृतिक कारण, एक तो प्राकृतिक कारण है भुगतान संतुलन में असमानता के। कोई देश नेचुरली बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कहीं पे ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा तेल होता है, स्टील होता है, लोहा होता है, अपरक होता है, प्राकृतिक जंगल होता है, लकड़ियाँ होती हैं। वहाँ पे जनसंख्या कम होने के कारण बहुत सारी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसका वो उपयोग करके जो जिन देशों में ये प्राकृतिक रिसोर्सेज जितना ज़्यादा होंगे, वह देश उतना ही अमीर होगा, और जिन देशों में ये प्राकृतिक रिसोर्सेज जितना कम होंगे, वह देश उतना ही गरीब होगा। किसी-किसी देशों में सोना का भंडार मिल जाता है ज़मीन में, किसी-किसी देशों में ज़मीन में तेल का भंडार रहता है, तो वो देश उतना ही अमीर होता है। आर्थिक कारणों में इसका भुगतान संतुलन से क्या संबंध होता है? तो भुगतान संतुलन में जो देश जितना अमीर होगा, वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होगा, ठीक है? और जिन देशों में कम होगा, वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा और निगेटिव होगा, और उसके देशों में क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव होगा, यानी कि वो घाटे में होगा। इसके आर्थिक कारक क्या है? अपर्याप्त निर्यात, एक्सपोर्ट अपर्याप्त है। अपर्याप्त एक्सपोर्ट क्या है? क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, वस्तुएं नहीं बन पा रही हैं। वस्तुएं क्यों नहीं बन पा रही हैं? क्योंकि आपके पास मशीनें नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन होगा। ऋण और ब्याज, आप जब हम दूसरे देशों से ऋण बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, डेब्ट बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे ऊपर देनदारियाँ बढ़ जाती हैं, देनदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उनको पेमेंट भी करना होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है। ब्याज, हमें जब दूसरे देशों से ब्याज मिलता है, तो ज़ाहिर सी बात है, ये अच्छी बात है, ब्याज ज़्यादा होगा तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। विकास योजनाएँ क्या होती हैं? विकास योजनाएँ, जब कोई भी देश अपने देश के लिए अच्छी विकास योजनाएँ बनाता है, तो वो देश उतना ही अच्छा तरक्की करता है और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है। यदि विकास योजनाएँ कमज़ोर हैं, तो तरक्की कम होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। ऊँची मुद्रा स्थिति, स्थिति की जगह स्फीति गलत है, हाई इन्फ्लेशन रेट, वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब कीमतें आपकी बढ़ेंगी तो आपके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। महंगी वस्तु को कौन खरीदेगा? एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। संरक्षण की नीति कई बार घातक हो जाती है। संरक्षण की नीति अपनाने से, यानी कि हमारे देश को के उद्योगों को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनाएं, और हम विदेशों से इम्पोर्ट ना करें, तो कभी कभी ये फायदे की बात हो जाती है और कभी कभी ये निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को दिखाता है। अत्यधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन हमेशा खराब होता है, और ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये इंपोर्ट को बढ़ावा देता है, क्योंकि हम अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देशों की, जैसे हम कच्चा तेल बहुत अधिक मात्रा में मंगाते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है, फिर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जाहिर सी बात है कि निगेटिव होगा। प्रदर्शन प्रभाव, हम दूसरे देशों के देखा देखी हम भी महंगी गाड़ियों का उपयोग करें, गूगल्स का उपयोग करें, लाइफ स्टाइल दूसरे देशों के, अमेरिका की तरह, ब्रिटेन की तरह हम करें, तो उसके लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर भी करना और रहना होगा। दूसरे देशों की तरह हम भी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमें और
थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी हम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, तो ऐसे में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है। विकसित देशों के लिए तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा वो उस स्थिति में। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार नीतियाँ क्या-क्या हैं? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार आपके पास आपके साथ कैसा है? दूसरे देशों के साथ आपका क्या-क्या प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज़, अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज़ क्या-क्या अपनाई जा रही हैं? तो उस के लिए हम अपने देशों के सामानों को किन-किन देशों में भेज सकते हैं और अपने देश के सामानों का किस तरह से हम उनका एक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ताकि दूसरे देश हमारे देश से दूसरे देश से ना क्रय करके हमारे देश से वस्तुओं को मंगाएं, तो वो भी निर्भर करता है कि यदि हमारी आर्थिक नीतियां और व्यवहार अच्छी हैं तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, नहीं अच्छी होंगी तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। राजनीतिक कारण क्या है? पॉलिटिकल कॉजेस, अधिक सुरक्षा व्यय। जब युद्ध की स्थितियाँ होती हैं तो सुरक्षा व्यय अधिक हो जाता है। सुरक्षा व्यय अधिक होने के कारण खर्चे बढ़ जाते हैं और हम हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अमेरिका से, रसिया से हथियार मँगाते हैं। तो ये क्या होता है? इसके लिए हम पेमेंट करते हैं, इम्पोर्ट बढ़ जाता है, पेमेंट करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? इस पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है? यदि देश में राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा है तो राजनीतिक दल झूठी वादे करेंगे, लोक लुभावन चीज़ों को घोषित करेंगे और लोगों को खैरात बाँटेंगे। ऐसे में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? नेगेटिव चला जाएगा। तो ये कारण होते हैं कि क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है। भुगतान संतुलन में असमानता को सुधारने के उपाय है। यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित है और खासकर नेगेटिव है, असंतुलित का मतलब केवल नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। लेकिन यदि केवल नेगेटिव है, पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन यदि नेगेटिव है तो हम क्या क्या उपाय करें कि वो पॉजिटिव में आए। पहला उपाय इकोनॉमिक मेजर्स से है। मतलब कि विदेशी ऋण लें, विदेशी ऋण लें। यदि हम जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है, लेकिन उधार लेके और वो क्या करे, उधार लेकर के और रसगुल्ला खाए, तो उससे क्या होगा? वो और लोन और वो कर्जे में आ जाएगा, क्योंकि वो फिर उधार को चुकाने के लिए उधार लेना पड़ेगा उसको देने के लिए। इसी प्रकार विदेशी ऋण लें और विदेशी ऋण से हम प्रोडक्शन करें, प्रोडक्टिव कार्यों में खर्च करें, उसके लिए फैक्ट्री लगाएं, उसके लिए कुछ नीतियां बनाएं, उसके लिए शिक्षा पे खर्च करें, शोध पे खर्च करें, देश खर्च करें ताकि देश तरक्की करे। मुद्रा का अवमूल्यन करें, मुद्रा का डिवैल्यूएशन करें। डिवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि जब हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो यानी कि एक डॉलर के बदले जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या है, घटता है। जब यह घटता है तो हमारे देश की वस्तुएं क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। प्राइस क्या होता है, वो देश का सस्ता होता है, घटता है। जब सस्ता होता है तो हमारे देश की वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में आएगा। ब्याज की दर में परिवर्तन, रेट चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर में परिवर्तन करके हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस को संतुलित कर सकते हैं। मूल्य पर नियंत्रण रखें, मूल्य को कंट्रोल रखें, वस्तुओं के मूल्य को ज़्यादा ना बढ़ने दें। इसके लिए हमें दो तरीका होता है, या कि मूल्य पे रोक लगा दें, मूल्य पे कोई भी बढ़ेगा उसे पनिश किया जाएगा। और दूसरा तरीका है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें, तो भी मूल्य कंट्रोल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लिया जा सकता है। आईएमएफ उन देशों को सहायता करता है जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब है और जो देश तरक्की करना चाहते हैं और विकास कार्यों में खर्च करना चाहते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन आईएमएफ से अभी श्रीलंका ने दुनिया भर का सहायता लेकर के और गैर जरूरी खर्चे किए और कर्ज में डूब गए। विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण रखना जरूरी है इम्बैलेंस को ठीक रखने के लिए। निर्यात में वृद्धि सबसे अच्छा उपाय होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव लाने के लिए। आयात प्रतिस्थापन एक बहुत अच्छा उपाय है। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं उन वस्तुओं का देश में उत्पादन करना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। इससे क्या होगा कि हमारा इम्पोर्ट कम होगा, उन वस्तुओं का हम देश में उत्पादन करेंगे तो इम्पोर्ट कम होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में लाया जा सकता है। न्यूनतम आयात को मिनिमाइज किया जाए, कम से कम आयात निर्भरता कम किया जाए। सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं ऑयल का, तो ऑयल का जब हम आयात करते हैं तो ऑयल का उपयोग कम करें तो हमारा इम्पोर्ट कम होगा। तो ऑयल का उपयोग कम करें, हम गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, कुछ दूर जाना है तो पैदल जाएं वगैरह वगैरह, तो इम्पोर्ट कम होगा तो देश के ऊपर भार कम आएगा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो सकता है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, विदेशों से निवेश को प्रोत्साहन, जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही सारे देश को घुमाए इसी के लिए कि हमारे देश में आए और इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ाया जाए। विदेशी निवेश जब आएगा तो हमारे देश में उत्पादन होगा, हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो सकता है। औद्योगिक नीति का उदारीकरण करें ताकि औद्योगिक नीति को इतना आसान बनाए कि लोग, कोई छोटा व्यक्ति भी कोई उद्योग चलाना चाह रहा है, कोई कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो वो आसानी से लगा सके और अपना काम शुरू कर सके। बहुत ज़्यादा इसको लिबरलाइज करने की जरूरत है। राजनीतिक उपाय में प्रशासनिक खर्चे में कमी चाहिए। मंत्रियों को इतनी गाड़ियां, इतने पेंशन और इतने चीजों का जो खर्चा किया जाता है तो ये कमी करना चाहिए। एक
एक व्यक्ति जब एक बार विधायक बन जाता है तो कितना उसके ऊपर खर्चा किया जाता है, गाड़ियाँ, है ना? उसको पुलिस दिया जाता है, उसको घर घर दिया जाता है, कितनी जितनी बार जीतेगा उतनी बार उसको पेंशन दिया जाएगा। तो इतना पैसा खर्च किया जाता है उसको, उसके हर तरह के टेलीफ़ोन बिल से लेकर के और चाय के बिल तक का सारा पैसा उसको गवर्नमेंट देती है। यही जबकि अमेरिका वगैरह में विदेशी देशों में क्या होता है कि जब जो राष्ट्रपति है वो यदि अपने राष्ट्रपति पद से हटता है तो उसको तमाम जो सुविधाएँ हैं वो हटा ली जाती हैं और उसको कहीं जॉब करना पड़ता है, प्राइवेट जॉब करना पड़ता है ताकि उसको अपने खर्चे चलाने पड़े। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं कि जॉर्ज बुश है ना? बराक ओबामा है, ये सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आज की डेट में जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इस तरह के खर्चों में कमी की जाए, जो बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस, पीसीएस होते हैं, उनको भी थोड़ा कम खर्चा करना चाहिए, उनको गाड़ियाँ वगैरह जो दी जाती हैं, उसपे थोड़ा फिजूल खर्ची रोकना चाहिए। नेक्स्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें बनाना चाहिए, जो हमारे देश के बराबर के देश हैं, तो उसको अपना जैसे सार्क बनाया गया था, है ना? सार्क एक संगठन जो है भारत और श्रीलंका और ये जो एशिया कंट्री हैं, ये देशों ने मिलकर सार्क संगठन बनाया है ना? तो ऐसे ही यूरोपीय कंट्री ने जैसे नाटो बनाए हैं, नाटो, है ना? यूरोपीय संघ बनाया गया था यूरोपीय देशों को मिला करके, जिसमें ब्रिटेन अभी अलग हो गया है, उससे बाहर हो गया। तो यूरोप यूरोप के देशों ने मिल करके बनाया था। तो ये संगठन बनाना है और जो अपने के बराबर देश हैं, उन देशों के साथ हम व्यापार करें, तो भी एक उपाय आ सकता है और हम अपने बराबर के देशों के साथ समझौता करके उन वस्तुओं का, सेवाओं का आदान-प्रदान, लेन-देन कर सकते हैं। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस को हम आराम से संतुलित कर सकते हैं। और तो ये रहा आज का बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड से संबंधित सारी पहलुओं के बारे में हमने जाना। यदि आपके मन में कोई इससे संबंधित और क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही इसको देखते रहिए और समझते रहिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।